Today we will start our chapter 3 of civics कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ये हमारा थर्ड चैप्टर है कि संविधान कैसे बना, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो कैसे बना। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा होगा साउथ अफ्रीका का, कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। जो साउथ अफ्रीका का नाम आते ही हमें याद आ जाना चाहिए नेल्सन मंडेला के बारे में। अब जो नेल्सन मंडेला था वो क्या ट्राई कर रहा था, ट्रेजन मतलब कि उसको उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया था, उसने राजद्रोह किया है जो बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने लगाया था। अब इसमें क्या हुआ, जैसे इंडिया में ब्रिटिश आए थे ऐसे ही क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में भी वाइट्स गए थे, लेकिन वो वाइट्स जो जितने इंडिया में आए उससे ज़्यादा कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में गए थे और उन्होंने वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया था। अब ऐसे ही जो ये ट्रेजन मतलब कि राजद्रोह का जो ये इसके ऊपर दो इल्ज़ाम लगाया गया था, उसकी वजह से ये क्या कर रहा था, जेल में था। अब जेल में था और उसके साथ में उसके 7 लीडर्स भी थे। अब उनको क्या बोला गया, सेंटेंस टू लाइफ, मतलब कि उनको क्या दिया जाएगा, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी 1964 में। अब वो किसके लिए सुनाई थी, क्योंकि उन्होंने अपोज़ किया था अपार्थिड रिज़ाइम। अपार्थिड जो रंग भेद की नीति होती है ना, काले और गोरे में जो भेदभाव किया जाता है, उसके अगेंस्ट ये खड़ा हुआ था, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में मोस्टली क्या थे, ब्लैक्स थे। अब उसने अपने 28 ईयर्स क्या किए, साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए जेल के अंदर। ड्रेडिड मतलब कि बहुत ही भयानक क्या थी वो, प्रिजन थी, जेल क्या थी, काफ़ी ही भयानक थी। रोबेन आइलैंड के अंदर बनी हुई थी। अब स्ट्रगल कैसे की उसने अगेंस्ट अपार्थिड के। अपार्थिड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम। अपार्थिड क्या है, एक सिस्टम का नेम है जिसमें क्या किया जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव किया जाता है, किया गया था साउथ अफ्रीका में। जो वाइट यूरोपियंस थे वो इम्पोज कर दिया था, अपना सिस्टम लेके आए थे साउथ अफ्रीका के लोगों पर। अब ये कब हुआ था, ड्यूरिंग द 17th और 18th सेंचुरी में हुआ। जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप से आई थी, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब कि अधिकार जमा लिया विद आर्म्स के साथ और हथियारों के साथ में और सेना के साथ में। इस तरह से ही उन्होंने इंडिया पर भी किया था, क्योंकि वो ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना वहाँ पे अधिकार जमा लिया था। लेकिन अनलाइक इंडिया में क्या थे, लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स थे, सेटल हुए थे साउथ अफ्रीका में, उससे भी ज़्यादा थे, वो लोकल रूलर्स थे। द सिस्टम अपार्थिड डिवाइडेड। अब जो ये सिस्टम था अपार्थिड का, इसने लोगों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, उनके ऊपर लेबल लग गया था उनकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग। जो नेटिव पीपल थे, जो उसी धरती के लोग थे, उसी जो राष्ट्र के लोग थे साउथ अफ्रीका के, जो ब्लैक कलर में थे, अब उनको क्या किया गया, जो 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो ब्लैक्स थी, अब उनको ब्लैक बोला गया। अब 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 2 मिक्स्ड रेसिस, 2 जातियां बन गई। वो वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब कि कलर्ड किया, उनको कलर्ड बोला गया। अब जो कहाँ से माइग्रेट, कुछ क्या हुए थे, जो माइग्रेट हुए थे इंडिया से। अब जो वाइट रूलर्स थे, ट्रीटेड किया जाता था ऑन ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर। जो वाइट्स थे उनको इन्फीरियर ऊपर के पायदान पर रखा जाता था, और जो नॉन वाइट्स थे उनको वोटिंग का राइट था ही नहीं। जो अपार्थिड सिस्टम था पर्टिकुलरली वो ओप्रेसिव हो गया था ब्लैक के लिए। दे फॉरबिडन फ्रॉम, अब उनको मना कर दिया गया था उसको ब्लैक को, कि ना तो वो वाइट के एरियाज़ में एंटर करेंगे। अब अगर उनको वो वाइट के एरियाज़ में आ भी रहे हैं तो उनके पास परमिट होना चाहिए, मतलब कि आज्ञा होनी चाहिए। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स,
ये स्ट्रगल क्या हो गई थी, बढ़ती जा रही थी। ट्रेन्स के अंदर मना कर दिया गया, बसेस के अंदर, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, कॉलेज, सिनेमाज, इन सब के अंदर उनको मना कर दिया गया। थिएटर्स के अंदर कि वहाँ पे कि उसकी वाइट की एंट्रीज नहीं है। अब वो अपने आप को कैसा महसूस करने लग गए थे। जो पब्लिक टॉयलेट भी थे वो भी सेपरेट बना दिए गए थे वाइट और ब्लैक के लिए। ये क्या कहलाया, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन अलगाव, पृथकीकरण कहलाया कि अलगाव हो गया है वाइट और ब्लैक का। अब ना तो वो चर्च में जा सकते थे जहाँ पे वाइट वर्शिप करते थे। ब्लैक ने क्या करने शुरू कर दिए, अब अपने एसोसिएशन, संघ बनाने शुरू कर दिए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया किसके अगेंस्ट में, जो ये टेरिबल, उनके साथ जो ये बुरा बर्ताव किया जा रहा है उसके अगेंस्ट उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब 1915 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, जो ब्लैक कलर थे, इंडियाज फोर्स अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, अब उन्होंने लॉन्च किया, प्रोटेस्ट मार्च करना शुरू कर दिया, स्ट्राइक करना शुरू कर दी। जो इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये किसके अगेंस्ट में, जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी, जो अलग समझा जा रहा था वाइट और ब्लैक को। इसमें किसको इंक्लूड किया गया, वर्कर्स को किया गया, यूनियंस को और कम्युनिस्ट पार्टी को इंक्लूड किया गया। अब जो ये ANC थी, ये क्या थी, काफ़ी सेंसिटिव थी वाइट्स के लिए। अब इन्होंने क्या किया, जो लोग वाइट्स को लेके भड़के हुए थे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, तो उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया ANC को और अपोज करने लग गए अपार्थाइड का, रंग भेद की नीति का। अब उन्होंने कुछ ने क्या किया, अपना लीडिंग रोल भी प्ले किया। अब सेवरल कंट्रीज डी अनाउंस्ड, अब सेवरल कंट्रीज़ ने भी क्या किया, बल्कि अनाउंस किया कि जो ये अपार्थाइड किया जा रहा है ना, जो ये वाइट्स कर रहे हैं, ये क्या अनजस्ट है और रेसिस्ट है, मतलब कि ये गलत है। जो वाइट जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी कंटिन्यू, अब लेकिन उन्होंने इनकी बात सुनी ही नहीं, उन्होंने कंटिन्यू रखा इस बात को, टॉर्चर जारी रखा। उन्होंने थाउजेंड्स को ब्लैक्स को मार दिया और कलर्ड पीपल को। लेकिन अब वो डर गए थे इस बात से, तो टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो ये प्रोटेस्ट था ये बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जो ब्लैक अंडर दियर रूल थ्रू, मतलब कि जो हम ब्लैक को रिप्रेशन, उनका दमन करके हम रूल कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो वाइट रिज़ाइन किए गए, परिवर्तन किए गए पॉलिसीज़ के अंदर। जो भेदभाव वाली नीति कानून थे उनको रिपील्ड किया गया, मतलब कि उनमें चेंजेस किए गए। बैन कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई मीडिया के ऊपर, वर लिफ्टेड। अब 28 ईयर्स हो गए थे इम्प्रीजनमेंट को, उसको जेल में, नेल्सन मंडेला को, वो फ्री हो गया, जेल से निकल के आया। और ये जेल से कब निकल के आया, मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 को निकल के आया। द न्यू नेशन फ्लैग of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world। अब ये एक तरह से क्या, जिस दिन वो आज़ाद होके आया उस दिन क्या बनाया गया, न्यू नेशनल फ्लैग किया गया, जो कि रिपब्लिक, मतलब कि जो साउथ अफ्रीका क्या है, रिपब्लिक हो गया। उन्होंने अपना झंडा फहराया कि न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी आएगी वर्ल्ड के अंदर। जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी केम टू बी, अब वो ख़त्म होने की कगार पर थी। अब पेविंग वे, अब ये पक्का रास्ता था फॉर्मेशन का, बनाने का, एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, मतलब कि जिसमें हर जाति के लोग क्या हैं, रह सकते हैं। अब ये कैसे आ सकता था, अब उसने मंडेला को, हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। ये क्या बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का। अब आफ्टर द एमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब अफ्रीका में एमरजेंस हुआ किसका, डेमोक्रेटिक का, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स, बल्कि जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील किया कि वो किससे, वाइट से माफ़ी मांगी। एट्रोसाइट्स का मतलब जो उन्होंने अत्याचार किए, उसके लिए वो क्या थे,
माफ़ी मांगी। ब्लैक ने ही माफ़ी क्यों मांगी? इसलिए मांगी कि अगर वो उनके ऊपर अत्याचार नहीं करते तो हमारी कंट्री में कभी भी ये डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती थी। दे हैड कॉमिटेड वाइल इन पावर। दे सैड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अब जो ये नया साउथ अफ्रीका बना था ये किसके ऊपर बेस्ड था? इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसिस, मतलब कि सभी में जितनी भी जातियां हैं सभी में इक्वालिटी होगी, जो आदमी और औरतों को समान समझा जाएगा, सभी की जो डेमोक्रेटिक वैल्यू सेम मिलेगी, सोशल जस्टिस किया जाएगा, ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग। अब जो ये पार्टी ने क्या किया, जो रूल किया, रूल से ये पार्टी बनी है, और जो ऑपरेशन जो उनका ऑपरेशन में था, ब्रूटल किलिंग हुई है, जो उनका इतना दमन हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, जिनकी वजह से ही हम क्या कर पाए हैं, फ्रीडम मिली है हमें। दैट led द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी वजह से ही वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए हैं। अब 2 इयर्स की डिस्कशन के बाद काफ़ी डिबेट्स हुई और नया फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, जो आज तक क्या है, साउथ अफ्रीका में चल रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। टुगेदर दे डिसाइडेड, मतलब कि उसमें ऐसे राइट दिए गए वो सभी मिलके डिसाइड कर सकते थे। दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, कि किस तरह की प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं रखा जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमोन, बल्कि किसी को भी नीचे के पायदान पर, बल्कि किसी के ऊपर प्रभुत्व नहीं दिखाया जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। उनको एग्री किया, सभी एग्री थे कि वो सभी क्या कर सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हर एक सॉल्यूशन का। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। और ये हमारा किसके, उन्होंने याद रखा कि ये हम अपने जो पास्ट है उसको भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। द प्रीमेबल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारी प्रीमेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे लिखी होती है, ऐसे ही उनकी भी क्या हुई थी, प्रीमेबल लिखी गई थी, जिसमें सम शब्द, उनकी जो स्पिरिट थी उनका सम था। लाइक दिस ये हमारी प्रीमेबल बनी हुई है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की। अब जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इंस्पायर किया डेमोक्रेट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो स्टेट ने डी अनाउंस्ड किया बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि ये कैसे निकल के आया, जो अनडेमोक्रेटिक थे उनके लिए कैसे मॉडल बना ये डेमोक्रेसी का। अब इसने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए, डिटर्मिनेशन भी किए गए। किसने किए, जो पीपल थे साउथ अफ्रीका ने मिलके उन्होंने निश्चय किया कि, और ये किसकी निश्चय कैसे हुआ, ट्रांसफॉर्म भी हुए, बीटर एक्सपीरियंस भी, मतलब कि कड़वे अनुभव भी थे उनके, इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रैम्बो नेशन। मतलब कि इस नेशन को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारी डिबेट भी हुई है, बीटर एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया मंडेला ने, क्या लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो दोनों के बारे में बताता है, पास्ट के और फ्यूचर के बारे में। On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist। बल्कि उसमें ये दिखाया गया है, सोलेमन पैक्ट क्या था, एक तरफ से क्या दिखाया गया है, साउथ अफ्रीका डिक्लेयर किया गया कि हम एक दूसरे, हम वन अनदर, दैट वी शैल नेवर, हम परमिट नहीं करेंगे जो रेपिटेशन हो दोबारा से रेसिस्ट आए, ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट को। बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ आल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसका चार्टर है, एक घोषणा पत्र है। चार्टर मतलब कि घोषणा पत्र है ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने का, ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय, जो सभी के लिए, जो ट्रूली मतलब कि शेयर किया जाएगा, जो इसके पीपल्स हैं। अ कंट्री विच
इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। जो कंट्रीज़ की जो फुलेस्ट सेंस है, ये जो कंट्री के लोग हैं एक मतलब कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। ब्लैक्स एंड वाइट्स का जो किया जा रहा था, जो वो भेदभाव किया जा रहा था वुमेन और मैन में किया जा रहा था, वो अब नहीं किया जाएगा। अब वो क्या हो गया, उससे बिलोंग कर गए हैं, वो शेयर करेंगे सभी पीपल इक्वली ट्रीटमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।